नमस्कार दोस्तों, मैं भेषमणि द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल भूपेंद्र मिश्रा पर। दोस्तों, हम खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लास है उसमें पढ़ेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। मैं दोस्तों एक विशेष जानकारी दे दूं आपको कि जो फूड इंस्पेक्टर एग्ज़ाम है उसका टेस्ट सीरीज आपको हमारे भूपेंद्र मिश्रा ऐप पर उपलब्ध हो जाएगी। टोटल टेस्ट सीरीज़ जो है आपको मिलेंगे 8, जिसमें 7 आपको परचेस करने होंगे, 1 फ्री टेस्ट है। तो दोस्तों, आप अपने जो है योग्यता परीक्षण आपके कहाँ तक स्तर हुआ है ये जानकारी के लिए टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाएं। और एक टेस्ट सीरीज़ तो आप ज़रूर लगा लें जो फ्री है कम से कम। अगर आप परचेस नहीं भी कर रहे हैं तो भी उसको तो ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आपको अच्छा लगे और आपको लगे कि नहीं यार टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करने से हमारा कुछ विकास हो सकता है, हम किस भाग में कमज़ोर हैं ये जानकारी हमको मिल जाती है, ऐसा अगर आपको अनुभव होने लगे और इससे आपका विकास होगा ऐसा आपको लगता है, तो आप ज़रूर टेस्ट सीरीज लगाएं पूरा और आपका आकलन स्वाकलन करें और कितना अध्ययन और आपको करने हैं इसके बारे में आप अच्छे से अध्ययन कर लें, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है आसानी से आप इसको जो है प्राप्त कर सकें। जिस उद्देश्य से आप निकल पड़े हैं एग्ज़ाम आपका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों, आप इस अधिनियम में शब्दावली भले ही थोड़ा सा जटिल होते हैं, लेकिन अध्ययन तो करना ही है आपको। अगर एग्ज़ाम देना है तो अध्ययन तो करना ही पड़ेगा। कई बार आप परेशान भी हो जाओगे, फिर भी आप अगर अध्ययन के लिए निकल पड़े हैं तो वो तो करना ही है। छत्तीसगढ़ी में कहावत है, बोलते हैं कि मूल फिजा दे तो छुरा से का डरना। इसमें बोलते हैं हिंदी में, ओखली में सर दिया तो मुसल से क्या डरना। अब आपने एग्ज़ाम देने का सोच ही लिया है भाई, तो आपको थोड़े बहुत तो धारा याद करने ही पड़ेंगे। थोड़ा सा आपको जो है अभ्यास तो करना ही रहेगा। तो थोड़े बहुत तो मेहनत ज़रूरी है, बिना मेहनत के कोई सफल हो ही नहीं सकता। अब भगवान एकदम से ऐसे कहीं वरद हस्त रख दे रहे तो वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बिना सफलता माने बिना अभ्यास बिना अध्ययन इसके सफलता प्राप्त हो जाए ये संभव नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से अध्ययन करेंगे। जितना हो सके आप अपने अध्ययन में समय लगाएं और टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपने स्वाकलन भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम सीधे चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 ये जो है अधिनियम का संख्यांक है 20। इसका संख्यांक कितना है 20। और ये जो सरकार ने संसद द्वारा पारित किया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 दिनांक 10 सितंबर 2013, इस तारीख को आप याद रखें, 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया है। और भारतीय जो गणराज्य है उसके 64वें वर्ष में, ठीक है ना। तो 10 सितंबर 2013 ये दिनांक आपको याद रहना चाहिए। अब इसको याद करने के लिए आप अपने दिमाग में ट्रिक बना सकते हैं कि भाई भूख से अगर पीड़ित है, खाद्य में सुरक्षा मिल रहा है ना, तो भूख से पीड़ित है मतलब सितम हो रहा है, सितम हो रहा है, तकलीफ मिल रही थी, तो ये 10 सितंबर है ऐसे करके याद कर लेंगे। नहीं तो 10 दिसंबर जनवरी ऐसा दिया रहे तो परीक्षा में कन्फ्यूजन होती है। तो सितम से मुक्ति है ऐसा याद कर लें कि 10, तो फिर आपको 10 सितंबर है ऐसा कन्फर्म रहेगा। परीक्षा हाल में आपको भटकने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका दिमाग इधर उधर नहीं होगा। अब देखते हैं इसमें इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य देखिए, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वाहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौष्टिक सुरक्षा प्रदान करना। यहाँ पर इसका उद्देश्य बताया गया है कि गरिमापूर्ण जीवन के लिए लोगों को उनके वाहनी उनकी क्षमता के अनुरूप मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न का कराना, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा देना, ताकि मानवीय जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौष्टिक सुरक्षा प्रदान करना, ये इस अधिनियम का उद्देश्य है। अब देखते हैं इस अधिनियम में और क्या बातें हैं। इस अधिनियम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात TPDS के अंतर्गत राज्य सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी के कवरेज का प्रावधान है। तो कितने परसेंट आबादी को कवरेज कर रहे हैं? तो ये है आपका ग्रामीण में 75% और शहरी क्षेत्र में आप देखते हैं तो 50%। इसी को पूछा जा सकता है ऑप्शन में, यहाँ का यहाँ कर दो, यहाँ का वहाँ कर दो।
तो फिर उस समय ऑप्शन बनाया जा सकता है कि आपको याद रहेगा कि भाई ग्रामीण है तो 75 है और शहरी है तो 50 है, आपको याद में रखना है। कवरेज करने का जो प्रावधान है वो कितना कितना 75 और शहरी हो गया तो 50। लगभग इस प्रकार से देखें तो 2/3 आबादी कवर की जाएगी। कितने तिहाई? 2/3। अब यहाँ भी प्रश्न बनता है 1/3, 2/3, जितना और आगे बना लें तो आपको याद रखना है कि 2/3 आबादी उसको क्या करना है, कवरेज में लेना है। अब यहाँ पर पात्र जो परिवार हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लें, फिर हम लोग सीधे अध्याय और धारा के बारे में अध्ययन करेंगे। अंत्योदय परिवार है तो अंत्योदय परिवार के लिए 35 किलो चावल प्रति माह होगी और चावल 3 रुपये प्रति किलो के दर, गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो दर, मोटा अनाज है तो 1 रुपये प्रति किलो के रूप से, है ना। ऐसे ही प्राथमिकता वाले परिवार जो होंगे उनको इनका पात्रता देखते हैं तो प्रति व्यक्ति 5 केजी इनको दिया जाएगा, प्रत्येक सदस्य को 5 किलो प्रति माह में, और चावल का रेट होगा 3 रुपये प्रति किलो, गेहूँ है तो 2 रुपये प्रति किलो, मोटा अनाज है तो 1 रुपये प्रति किलो। सेम ऊपर में जो रेट निर्धारित है वैसे ही दिया गया है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। अब हम अध्याय और अध्याय में जो धाराएं हैं उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग अध्याय के जो धाराएं हैं उनसे संबंधित जो बातें हैं उनको थोड़ा सा देखते हैं। अध्याय 1 में क्या दिया गया है? धारा 1, ठीक है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। यही प्रश्न बन जाता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का जो है धारा 1 में क्या है, तो आप बताएंगे संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है, या संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ किस धारा में है, तो धारा नंबर 1 में है। अब यहाँ पर संक्षिप्त नाम बता दिया गया तो ये संक्षिप्त नाम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। विस्तार संपूर्ण भारत में है, ये पूरा यहाँ पर आपको विवरण मिलता है। अब देखते हैं इसमें धारा 2, तो धारा 2 में है परिभाषाएं, पूरे परिभाषाएं बताई गई हैं। यहाँ पर जो जो पारिभाषिक शब्दावली होते हैं जैसे आंगनबाड़ी और आपका पात्र गृहस्थी, ठीक है, केंद्रीय पूल, उचित मूल्य की दुकान, खाद्यान्न, भोजन, ये जितने पारिभाषिक शब्दावली उन सब की परिभाषाओं को यहाँ पर इंगित किया गया, बताया गया है। तो कुछ जो परिभाषाएं हैं, 1-2 परिभाषाओं को मैं देख देता हूँ। यहाँ पर हम इसका अध्ययन कर लेते हैं। जैसे आंगनबाड़ी है, धारा 4, धारा 5 की उपधारा 1 के खंड का और धारा 6 के अंतर्गत आने वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्रीय सरकार की एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अधीन इंगित बाल देख रेख और विकास केंद्र से अभिप्रेत है। तो ये जो आंगनबाड़ी है इसका मतलब क्या है, अब लिखा रहेगा आपका क्या आंगनबाड़ी से अभिप्रेत है, तो आपको बताना होगा। ये जो परिभाषाएं वहाँ पर दी रहेंगी तो आधा से दिया जा सकता है। इंगित बाल देख रेख और विकास केंद्र से अभिप्रेत है, ऑप्शन A, B, C ऐसा बनाए रहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस धारा के अंतर्गत आने वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्रीय सरकार की एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अधीन इंगित बाल देख रेख और सेवा केंद्र अभिप्रेत है। वैसे ही पात्र गृहस्थी से अभिप्रेत है ऐसा पूछा रहेगा, तो पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी और अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाली गृहस्थी से अभिप्रेत है। ये सीधे सीधे ऑप्शन में ऐसे ही रहते हैं, तो आपको ऐसे ही याद कर लेना है। पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी और अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाली गृहस्थी से अभिप्रेत है, इसको बोलते हैं पात्र गृहस्थी। अब है भोजन से अभिप्रेत है, तो भोजन मतलब से अभिप्रेत है। देखिए, भोजन से गरम पकाया हुआ या पहले से पकाया हुआ और परोसे जाने के पूर्व गर्म किया गया भोजन या ले जाया जाने वाला ऐसा राशन अभिप्रेत है। तो इसको बोलते हैं भोजन, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए। इसमें क्या क्या शामिल हुआ? भोजन से क्या विपरीत हो रहा है? भोजन से गर्म पकाया हुआ या पहले से पकाया हुआ और परोसे जाने के पूर्व गर्म किया गया भोजन या ले जाया जाने वाला ऐसा राशन अभिप्रेत है। तो ऐसे जो पारिभाषिक शब्दावली हैं
उनका व्याख्या जो है आपको धारा 2 इसमें प्राप्त होता है। परिभाषाएं पूछा जाएगा कि परिभाषाएं किस धारा में हैं, तो धारा 2 में हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 धारा 3। धारा नंबर 3 में ये बताया गया है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र गृहस्थियों की जो व्यक्तियों द्वारा सहायता प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त कराने का अधिकार होगा। तो ये जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है के अधीन जो पात्र गृहस्थी के व्यक्तियों के द्वारा सहायता प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार इनको दिया गया है। ये है धारा 3 में। अब देखते हैं धारा नंबर 4, इसमें क्या है। तो गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषाहार की सहायता, तो जो गर्भवती स्त्रियां हैं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषाहार की सहायता, ये है आपका धारा 4। डायरेक्ट ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषाहार सहायता जो है किस धारा में है, तो आपका धारा 4 में उल्लेखित है ये। अब इसके अंतर्गत क्या होता है देखिएगा कि गर्भावस्था और शिशु के जन्म के बाद 6 माह तक आंगनबाड़ी से निःशुल्क भोजन इनको दिया जाता है। कम से कम 6,000 रुपये का ऐसी किस्तों में जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए, इनको सहायता की जाती है। ये बातें सम्मिलित हैं। अब धारा नंबर 5। तो धारा नंबर 5 में देख लीजिए, बालकों को पोषणीय सहायता, अभी गर्भवती माताओं को सहायता किया गया था पोषणीय सहायता, अब देखते हैं बालकों को पोषणीय सहायता धारा नंबर 5। इसमें कौन कौन सी बात सम्मिलित है ये देखिए। 6 माह से 6 वर्ष आयु समूह के बालकों के लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से समुचित भोजन, जो ऐसा इधर क्षेत्र में चलता है वैसे सेम ये जो व्यवस्था है इसी के द्वारा है। तो 6 माह से 6 वर्ष आयु समूह के बालकों के लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से समुचित भोजन। आप देखें तो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क दोपहर का भोजन। ये आपको विद्यालयन जो 6 से 14 तक के माने 8वीं तक के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको दिया जाता है मिड डे मील योजना अंतर्गत। तो ये समाहित है बालकों को पोषणीय सहायता, ये उल्लेख मिलता है आपका धारा नंबर 5। इसमें डायरेक्टली प्रश्न बनाते हैं कि बालकों का पोषणीय सहायता किस धारा के अंतर्गत है, तो धारा नंबर 5 में है। या इसको प्रश्न बना दिया जाता है कि इनके वर्गों को सहायता दी जाती है नहीं की जाती है, तो आपको ध्यान रखना है 6 माह से लेकर के 6 वर्ष आयु समूह के बालकों के लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से समुचित भोजन। फिर 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क दोपहर का भोजन स्कूल वाला। अब आ जाओ धारा नंबर 6 में। तो धारा नंबर 6 में बालक कुपोषण का निवारण और प्रबंधन, ये बताया गया है बालक कुपोषण का निवारण और प्रबंध। तो ये कैसे करें, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि बालक अगर कुपोषित है तो उसका निवारण और प्रबंध करे। तो राज्य सरकार कुपोषणग्रस्त बालकों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराती है, पहली बात। दूसरा, इसके लिए राज्य सरकार स्थानीय आंगनबाड़ी का उपयोग करती है उनको भोजन उपलब्ध कराने हेतु। तीसरे, निवारण और प्रबंधन के लिए पोषाहार निर्धारित मानकों को पूरा किया जाता है। तो जो निर्धारित मानक है उनके आधार पर पोषण आहार इनको प्रदान किया जाता है। तो ये 3 बातें हैं। इसको जो है सीधा प्रश्न बनाया जा सकता है कि राज्य सरकार कुपोषणग्रस्त बालकों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराती है, सही है। इसके लिए राज्य सरकार स्थानीय आंगनबाड़ी का उपयोग करती है, भी सही है। निवारण और प्रबंधन के लिए पोषाहार निर्धारित मानकों को पूरा किया जाता है, ये भी सही है। अगर यहाँ पर मैं बोल दूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों उपलब्ध कराती हैं या प्रबंध कराती हैं, तो बात गलत हो जाएगी। तो इस प्रकार से असंगत जो रहेंगे उनको निकालने का प्रश्न बनाया जा सकता है। तो ये बालक कुपोषण का निवारण और प्रबंध धारा नंबर 6। चलो अध्याय 2 में अब देखते हैं धारा 7। तो धारा 7 में क्या बताया गया है, हकदारियों के अपनों के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन। हकदारियों के अपनों के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन। तो इसमें क्या है कि राज्य सरकारें मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच
लागत में हिस्सा बांटने सहित ऐसी स्कीमों का जिसके अंतर्गत धारा 4 अभी जो पूर्व में पढ़े आप, धारा 4, धारा 5, धारा 6 के अधीन हकदारियाँ आती हैं, ऐसी रीति से कार्यान्वयन करेगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए। तो यह है आपका धारा 7 में इसका उल्लेख मिलता है। अब आते हैं हम अध्याय 3। अध्याय 3 में धारा नंबर 8, कतिपय मामलों में खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा। तो डायरेक्ट प्रश्न में आता है कि कतिपय मामलों में खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार किस में है, तो धारा 8 में है। तो धारा 8 में क्या, कतिपय मामलों में खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार। अब देखते हैं अध्याय 4, इसमें धारा नंबर 9। धारा नंबर 9 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जन समुदाय को लाना। तो जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके अधीन जन समुदाय को लाना, ये पहला हो गया इसका काम। तो धारा 9 में है ये। धारा 10, धारा 10 में क्या है, राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करना और पूर्विकता प्राप्त गृहस्थों की पहचान करना। राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करना और पूर्विकता प्राप्त गृहस्थों की पहचान करना। फिर धारा नंबर 11, पात्र गृहस्थियों की सूची का प्रकाशन और संदर्शन। तो ये सब डायरेक्ट आपके 2-3 आ ही जाते हैं यहाँ से धारा से, कि पात्र गृहस्थियों की सूची का प्रकाशन और संदर्शन किस धारा में है, तो धारा नंबर 11 में है। तो ये धारा को आप ऐसे ही 2-3 बार 4 बार जैसा भी बन सके आप देखेंगे, याद करते जाएंगे तो याद करना शुरू हो जाएगा। धारा नंबर 11, पात्र गृहस्थों की सूची का प्रकाशन और संदर्शन। तो ये हो जाता है अध्याय 4। चलिए अब देखते हैं अध्याय 5। अध्याय 5 में क्या है, धारा नंबर 12, लक्षित सार्वजनिक प्रणाली में सुधार। तो इस अधिनियम का, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का धारा 12 में ये बताया गया है कि जो लक्षित सार्वजनिक प्रणाली है उसमें सुधार होना चाहिए। अगर कोई कमी है तो उसमें क्या हो, सुधार हो। इस संबंध में मार्गदर्शन है यहाँ पर। तो सार्वजनिक, जो लक्षित सार्वजनिक प्रणाली है उसमें सुधार की बात कही गई है धारा 12 में। अब देखते हैं अध्याय नंबर 6। यहाँ पर महिला सशक्तिकरण पर जोर है। धारा नंबर 13 यह क्या व्यवस्था करती है, देखें, राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्रियां गृहस्थी का मुखिया होंगे। तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राशन कार्ड पर जो है क्या किया गया है, 18 वर्ष से जिनकी ज़्यादा उम्र है उनको गृहस्थी का मुखिया बनाया गया है। तो ये भी प्रश्न बन जाता है कि घर के मुखिया कौन है इस धारा के अनुसार, तो कौन है, महिला है, वो भी वरिष्ठ महिला होती हैं। पुरुष ये सब दिया रहेगा ऑप्शन में, तो वरिष्ठ महिला होंगी। साथ में अगर 18 वर्ष नहीं हुआ है, कभी कंडीशन ऐसे बन जाती है कि 18 वर्ष नहीं हुआ है तब तक के, बच्ची छोटी है तो 18 वर्ष का जैसा हो जाए उसके बाद उसका नाम, और जब तक नहीं हुई तब तक उसके घर के जो मुखिया है उसका नाम चलते रहता है। तो ये कंडीशन बन जाती है। और यहाँ पर धारा नंबर 13 इसमें राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजनों के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्रियां गृहस्थी का मुखिया होंगे, इस बात का उल्लेख है। तो ये डायरेक्ट इसी को उठा के पूछा जा सकता है कि किस धारा में बताया गया है, तो धारा नंबर 13। अब देखते हैं अध्याय नंबर 7। तो इसमें धारा नंबर 14, आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र। आंतरिक जो शिकायत निवारण तंत्र, अब इतनी सारी व्यवस्था बन गई है, अब कोई शिकायत आती है तो उसके लिए क्या किया गया है, प्रत्येक राज्य सरकार एक आंतरिक निवारण तंत्र जिसके अंतर्गत कॉल सेंटर, हेल्पलाइनें, नोडल अधिकारियों का पदाभित करेंगी और ऐसे अन्य तंत्र जो विहित किया जाए स्थापित करेंगे। तो अगर किसी प्रकार का जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र हैं उनको किसी प्रकार अगर दिक्कत आ जाए, किसमें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में, उनको खाद्यान्न की प्राप्ति के संबंध में, तो वो क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए क्या कर रही है, कौन व्यवस्था कर रही है, प्रत्येक राज्य सरकार। तो ये भी प्रश्न बनता है कि कौन सी सरकार करेगी, तो राज्य सरकार करेगी। आंतरिक निवारण तंत्र की स्थापना किस सरकार के द्वारा, तो राज्य सरकार के द्वारा। इसमें और क्या पदाभित किया गया है, कौन सा पद का, तो कॉल सेंटर, हेल्पलाइनें, नोडल अधिकारी,
तो ये ABC ऐसा करके दिया जाएगा, और D में एक आध दूसरा नाम दे दिया जाए तो वो D वाला निकल जाएगा, या जिसमें भी दे दें आपको। लेकिन आपको 3 बातें याद रखना है कि कॉल सेंटर की व्यवस्था है, इसमें हेल्पलाइन की व्यवस्था है और नोडल अधिकारी की व्यवस्था है। उपरोक्त तीनों ऐसा भी ऑप्शन बनाया जा सकता है। तो ये तीनों बातें हैं। और खाली ऐसा पूछें तो आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र ये किस धारा में है, तो धारा नंबर 14 में है, ये आपको बताने। अब देखते हैं धारा नंबर 15, जिला शिकायत निवारण अधिकारी। अब देखिए शिकायत तो हो रही है, लेकिन कहाँ पर करें और इसका क्या व्यवस्था है, इस धारा में बताया गया। धारा 15 जिला शिकायत निवारण अधिकारी, इसके लिए एक जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। तो ये मिल जाता है आपको धारा नंबर 15। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि जिला शिकायत निवारण अधिकारी की जो स्थापना है वो किस धारा में है, तो धारा नंबर 15 में है। ये आपको धारा बिल्कुल याद करके जाना है, क्योंकि आपको नंबर आगे बढ़ाना है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चलिए अब हम देखते हैं धारा 17 के बारे में, है ना, सॉरी धारा 16 के बारे में। इसमें क्या है, खाद्य आयोग की स्थापना है। तो इसमें खाद्य आयोग की जो स्थापना की जा रही है राज्य सरकार के द्वारा, तो प्रत्येक राज्य सरकार के द्वारा जो है अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मॉनिटर करने और उसका पुनर्विलोकन करने के प्रयोजन के लिए एक राज्य जो है राज्य खाद्य आयोग की गठन करेगी। ये प्रावधान आपको मिल रहा है कहाँ, धारा 16 में। अब इसमें दूसरा बात आपको ध्यान रखना है इस चीज में कि राज्य आयोग बनेगा कैसे। तो राज्य आयोग में जो सम्मिलित होते हैं तो एक अध्यक्ष 5 अन्य सदस्य, ठीक है, एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य। सदस्य सचिव मतलब ये है कि जो राज्य सरकार का उस सरकार में संयुक्त से निम्न पंक्ति का एक, डबल लिखा गया है, एक अधिकारी होगा। जो यहाँ पर बताया गया है कि जो संयुक्त सचिव होगा उसका बताया है कि सचिव जो राज्य सरकार का उस सरकार में संयुक्त सचिव से, क्या संयुक्त सचिव से, यहाँ पर सॉरी लिखाना वो हो गया था, संयुक्त सचिव से निम्न पंक्ति का एक अधिकारी होगा जो कि इनका सचिव होगा। आगे का शर्त यहाँ पर है, परंतु उनमें कम से कम 2 स्त्रियां होंगी। क्या बताया गया है कि इसमें कम से कम कितना स्त्रियां होना चाहिए, कम से कम 2 स्त्रियां होंगी, ये भी बताया गया है। तो कम से कम 2 स्त्रियां हों, महिलाएं हों, चाहे वे अध्यक्ष या सदस्य सचिव हो, इनमें से किसी में भी शामिल होना चाहिए, पर 2 महिला। परंतु यह और कि उसमें एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का हो, तो अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति होना इसमें शामिल जरूरी है। एक व्यक्ति जो होगा अनुसूचित जनजाति का होना जरूरी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 महिला, साथ में अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति हो और एक अनुसूचित जनजाति का हो, चाहे वह अध्यक्ष के रूप में हो या सदस्य के रूप में हो या सदस्य सचिव के रूप में हो। जो ये 5 अन्य सदस्य हैं और अध्यक्ष है, इनमें से किसी भी पद में, और ये सचिव है ना, तो इनमें से किसी भी पद में 2 महिला होना चाहिए, चाहे अध्यक्ष के रूप में हो या सचिव के रूप में हो, और एक अनुसूचित जाति का हो, एक अनुसूचित जनजाति का हो, इतना शामिल होना ही चाहिए, ये प्रावधान है। अब देखते हैं कि जो अध्यक्ष है या सदस्य हैं उनकी नियुक्ति होगी तो उनकी योग्यताएं कैसे होती हैं। जो अखिल भारतीय सेवाओं या संघ या राज्य की किन्हीं अन्य सिविल सेवाओं के सदस्य हैं या रह चुके हैं, या जो संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण किए हुए हैं, जिन्हें कृषि, सिविल, आपूर्ति, पोषण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या किसी संबंध में खाद्य सुरक्षा नीति बनाने और प्रशासन से संबंधित ज्ञान या अनुभव प्राप्त हो, ऐसे जो व्यक्ति होंगे वो अध्यक्ष और अन्य सदस्य के लिए पात्र होंगे। चले आगे इसमें और उनकी जो योग्यताएं हैं वो देख लेते हैं। जो सार्वजनिक जीवन में ऐसे विख्यात व्यक्ति हैं जिन्हें कृषि, विधि, मानव अधिकारों, समाज सेवा, प्रबंधन, पोषण, स्वास्थ्य, खाद्य संबंधी नीति या लोक प्रशासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव है,
ऐसे व्यक्तियों को अध्यक्ष या सदस्य के लिए आमंत्रित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ठीक है। ग नंबर, जिनके पास निर्धनों के खाद्य और पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाने से संबंधी कार्य को कोई प्रमाणित रिकॉर्ड है उनके पास, उन्होंने अगर ऐसे क्षेत्र में काम किया है तो उनके पास रिकॉर्ड भी होगा। रिकॉर्डधारी ऐसे व्यक्तियों को भी क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। कहाँ? जो है राज्य खाद्य आयोग में। ठीक है। अब इनका कार्यकाल कितना है? तो कार्यकाल है 5 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष। पुनर्नियुक्ति का भी प्रावधान है, पुनर्नियुक्ति के लिए भी पात्र माने जाते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यही तक के। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।